अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश के इस नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक यानी यूनिट 2.1, जिसका टाइटल है कंपैरिजन्स। कंपैरिजन यूनिट 2.1 ये एक पोएम है। बच्चों, ये वीडियो आप BMC एजुकेशन उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 9 इस चैनल पर देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। हमेशा की तरह एक्चुअल पोएम से पहले हम वार्मिंग अप एक्टिविटीज लेंगे। वार्मिंग अप एक्टिविटीज में जैसा कि हमने इससे पहले भी बताया, बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे लिए राइटिंग स्किल्स और पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इसलिए हर चैप्टर, हर पोएम से पहले ये जो वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, आप उसे ज़रूर सॉल्व कीजिए। वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ में चिट चैट का टॉपिक हम यहाँ देख रहे हैं, जहाँ पर हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? व्हाट इज योर फेवरेट कलर? आपका फेवरेट कलर कौन सा है? नाउ इसका आंसर तो बहुत अलग अलग हो सकता है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स से माय फेवरेट कलर इज पिंक, सम अदर्स विल से माय फेवरेट कलर इज येलो, एनीबडी कैन से लाइक blue is my favorite color, green, red, there are so many colors and choice of each individual can be different from others. सबकी अपनी अपनी चॉइस होगी कलर्स के बारे में, so everybody will say, but आंसर का स्ट्रक्चर क्या बनता है कि my favorite color is, और उसके आगे फिर हम कलर का नाम कहेंगे, राइट? तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? माय फेवरेट कलर इज रेड, माय फेवरेट कलर इज ग्रीन, माय फेवरेट कलर इज वायलेट, समथिंग लाइक दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है कि व्हाट डज इट रिमाइंड यू ऑफ? है ना, जब हम किसी चीज को हम जब कह रहे हैं कि एनी कलर विच इज योर फेवरेट, तो वो कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से वो कलर आपका फेवरेट हो गया। तो उसमें से ही रीजन पूछा हुआ है कि व्हाट डज इट रिमाइंड यू ऑफ? उस कलर की वजह से, उस कलर का नाम लेने पर आपको कौन सी चीज याद आ जाती है? जी सपोज किसी बच्चे ने कहा कि माय फेवरेट कलर इज रेड, तो वो ये कह सकता है ना, अलग अलग आंसर हो सकते हैं, लेकिन रेड के लिए क्या कह सकते हैं हम? इट रिमाइंड्स मी ऑफ एप्पल, इट रिमाइंड्स मी ऑफ एप्पल, जो रेड कलर है। अगर कोई स्टूडेंट कहेगा कि माय फेवरेट कलर इज येलो, तो वो कह सकता है इट रिमाइंड्स मी ऑफ बनाना। ओके, कोई कहेगा कि माय फेवरेट कलर इज पिंक, इट रिमाइंड्स मी ऑफ रोज, पिंक रोजेस, राइट? इस तरह अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग चीजें हम
अटैच कर सकते हैं, उसके साथ जोड़कर बता सकते हैं कि किसी कलर को जब आप लाइक करते हैं तो उस लाइक के पीछे आपको कौन सी चीज याद आ जाती है जिसकी वजह से आपका वो फेवरेट कलर बन गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, यानी इसका आंसर यस या नो में आएगा। चूंकि आप अभी टीनेजर हैं, आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, तो आपसे जब पूछा जा रहा है कि आर यू अफ्रेड, क्या आपको डर लगता है किस चीज से? डार्क कहते हैं अंधेरे को। क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? Some of you may say like, yes, I am afraid of the dark. और वहीं पर कुछ बच्चे कह सकते हैं, no, I am not afraid of dark. तो अलग अलग फीलिंग होती है अंधेरे को देखकर, ठीक है। अब उसी पर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does it make you think of? अंधेरे को देखने पर, किसी अंधेरी जगह में जाने पर आपको कैसा लगता है, या आपको क्या याद आ जाता है, आपके जहन में कौन सी बातें आ जाती हैं? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्हेन आई गो इनटू डार्क, और आपने यस कहा है, तो इट मेक्स मी थिंक ऑफ घोस्ट, इट मेक्स मी थिंक ऑफ हार्मफुल एनिमल्स, इंसेक्ट्स, है ना। इस तरह से डार्क में चीजें हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वर आस्क्ड टू डिजाइन अ बिग गार्डन, व्हाट विल यू इंक्लूड इन इट? देखिए, अब यहाँ पर एक कंडीशनल क्लॉज के साथ सेंटेंस दिया हुआ है कि इफ यू आर आस्क्ड टू डिजाइन अ बिग गार्डन, अगर आपसे कहा जाए कि एक बड़ा सा गार्डन तैयार करना है, तो व्हाट विल यू इंक्लूड इन इट? उसमें आप कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करेंगे? इंक्लूड मीन्स शामिल करना। कौन सी चीजें शामिल करेंगे? तो हम शामिल कर सकते हैं कि एक बड़ा सा गार्डन है, तो उस बड़े गार्डन में क्या होगा? प्लेग्राउंड रहेगा, जहां पर बच्चों के लिए स्लाइड्स होंगे, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विंग्स होंगे, देन सी सॉ रहेगा, राइट। फिर और क्या हो सकता है? तो देयर कैन बी अ फाउंटेन, एक फवारा भी हो सकता है, राइट। देन उसके अलावा और क्या हो सकता है? तो अभी मॉडर्न टाइम के हिसाब से हम कह सकते हैं कि देयर विल बी अ सेल्फी पॉइंट, है ना। ऐसी कोई जगह बनाएंगे जहां से खूबसूरत मंजर आ रहा हो, तो उसे हम सेल्फी पॉइंट भी बना सकते हैं। तो और भी इसमें हम चीजें बढ़ा सकते हैं ना, जैसे वहां पर ओल्ड एज पीपल के लिए ओल्ड एज एरिया हम बना सकते हैं, जहां पर सिर्फ बूढ़े लोग बैठकर इत्मीनान से वहां पर बातें करेंगे। देन किड्स के लिए हम टॉयज या फिर ऐसा कोई सेक्शन बना सकते हैं। देन जॉगिंग ट्रैक उसमें बना सकते हैं, जहां पर लोग जॉगिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे वगैरह। ओके, फ्लावर्स वाला एक जोन हम बना सकते हैं, जहां पे डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स रहेंगे। डेकोरेटिव प्लांट्स एंड ट्रीज को हम लगा सकते हैं। तो ये एक गार्डन में कौन कौन सी चीजें होना चाहिए, ये तमाम चीजें अगर हम गौर करें तो हम उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में है कि आपको गौर करना है कि एक गार्डन में आप क्या क्या चीजें ले सकते हो। तो ये थे वार्मिंग अप एक्टिविटीज, इसके अलावा और भी कुछ एक्टिविटीज वहां दी हुई हैं। लेकिन अब हम आते हैं एक्चुअल पोएम पर। पोएम जिसका टाइटल है कंपैरिजंस। कंपैरिजंस यानी मुआजना, यानी दो चीजों के दरमियान मुआजना करना कि कौन सी चीज कैसी है और दूसरी चीज जिससे मुआजना कर रहे हैं वो कैसी है। आमतौर से कंपैरिजन दो अपोजिट चीजों में किया जाता है, यानी एक ऐसी चीज जो सुपेरियर हो और एक ऐसी चीज जो उसके मुकाबले में इंफेरियर हो। जैसे कोई बहुत बिग है तो कोई बहुत स्मॉल है।
ऐसे ही कुछ कंपैरिजन्स यहाँ पर किए हुए हैं और उन कंपैरिजन्स के साथ फिर हमें लास्ट में पोएट ने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। पहले हम पोएम को पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद फिर सेकंड टाइम जब हम रीड कर रहे होंगे तो उस वक्त हम उसके मीनिंग को समझते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। फर्स्ट स्टांजा। अच्छा, यहाँ पर स्टांजाज नहीं है बल्कि इसमें यहाँ पर लाइन्स हमारे सामने आ रही हैं। Fast as a spaceship, slow as a snail. Fast as a spaceship, slow as a snail, big as a dinosaur, small as a nail. Fierce as a tiger, gentle as a lamb. Now I'll repeat the lines. Fast as a spaceship, slow as a snail, big as a dinosaur, small as a nail, fierce as a tiger, gentle as a lamb. Sour as a lemon, sweet as jam, sour as a lemon, sweet as jam, dry as the desert, wet as the sea. Dry as the desert, wet as the sea, square as a house, round as a pea. Sour as a lemon, sweet as jam, dry as the desert, wet as the sea, square as a house, round as a pea. Cool as a cave, warm as toast. Cool as a cave, warm as a toast, noisy as a road drill, quiet as a ghost. Strong as an ox, weak as kitten. Cool as a cave, warm as a toast, noisy as a road drill, quiet as a ghost. Strong as an ox, weak as kitten. आगे है hard as a rock, soft as a mitten. Hard as a rock, soft as a mitten, dark as a tunnel, light as the moon. Dark as the tunnel, light as the moon, night time midnight, daytime noon. Now I repeat the lines. Hard as a rock, soft as a mitten, dark as a tunnel, light as the moon, night time midnight, daytime noon. Tall as a giant, short as an elf, crooked as a mountain path, straight as a shelf. The world is full of opposites. So think of some yourself. Tall as a giant, short as an elf, crooked as a mountain path, straight as a shelf. The world is full of opposites, so think of yourself.
लास्ट में नेम ऑफ पोएट होता है, जहां पर लिखा हुआ है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है द पोएट ऑफ दिस पोएम इज अननोन, यानी ये पोएम किस पोएट ने लिखी है वो किसी को मालूम नहीं है, किसी को उसके बारे में पता नहीं है। ये थी हमारी पोएम जिसे हम रीड कर रहे थे। पोएम रीडिंग के बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक लाइन को उसके मीनिंग के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिर से पोएम हमारे सामने आ रही होगी और हम उसके मीनिंग को भी समझते चलेंगे। फर्स्ट लाइन्स थी, फास्ट एज अ स्पेसशिप, स्लो एज अ स्नेल। देखिए, स्पेसशिप एंड स्नेल ये दोनों अपनी स्पीड के लिए मशहूर हैं। स्पेसशिप जो होता है वो बहुत फास्ट स्पीड होता है, जबकि स्नेल यानी जो घोंगा होता है वो बहुत ही स्लो स्पीड होता है। तो दोनों अपोजिट वर्ड्स को पोएट ने यहाँ पर यूज किया हुआ है, फास्ट एज अ स्पेसशिप, स्लो एज अ स्नेल। आगे की लाइन्स में दो दूसरी चीजों को कंपेयर किया हुआ है। लाइन से है, बिग एज अ डायनासोर। डायनासोर हमें पता है डायनासोर काफी बड़े होते हैं, हाथी से भी बड़े होते हैं। और उसको कंपेयर किया है किससे, स्मॉल एज अ नेल, कि हमारे हाथ के जो नाखून होते हैं, तो अगर हम जिस्म के एतबार से देखें कि हम इतने बड़े हैं और हमारा नाखून कितना छोटा है, तो दो चीजें हैं। एक तो डायनासोर जो कि बहुत बड़ा है, और दूसरा नाखून जो है वो नाखून कितने छोटे हैं ना। यहाँ पर सब चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। आगे है, फियर्स एज अ टाइगर, जेंटल एज अ लैम। फियर्स एज अ टाइगर, जेंटल एज अ लैम। टाइगर फियर्स होता है, फियर्स यानी खूंखार, खौफनाक, जिसको देखकर डर लग जाए। तो टाइगर बिल्कुल खौफनाक या खूंखार होता है, जबकि लैम जो होता है, जिसे हम मेमना कहते हैं, जो एक्चुअल में भेड़ या बकरी का जो बच्चा होता है उसे लैम कहते हैं। अच्छा, लैम में बच्चों बी साइलेंट है, ये ध्यान रहेगा। लैम्ब ऐसा नहीं पढ़ते हैं, उसे सिर्फ मो तक आवाज आएगी, लैम। सो वर्ड हो जाता है, यहाँ पर हमारा फ्रेज है, फियर्स एज अ टाइगर, जेंटल एज अ लैम। कि टाइगर जो कि बहुत ज्यादा खूंखार है, जबकि उसके मुकाबले में जो लैम है वो बहुत ही जेंटल यानी नाजुक और मासूम दिखाई दे रहा है। आगे है, सावर एज अ लेमन, स्वीट एज जैम। अगेन two things are compared and both are opposite to each other, lemon and jam। लेमन कैसा होता है, सावर होता है, खट्टा होता है, जबकि जैम कैसा होता है, स्वीट होता है। तो खट्टा जैसे कि लेमन होता है, सावर एज अ लेमन, और स्वीट एज जैम यानी मीठा जैसा कि जैम होता है। आगे है, ड्राई एज द डेजर्ट, वेट एज द सी। ड्राई एज द डेजर्ट, देखिए अब ये दो लैंड फॉर्म्स बताए जा रहे हैं कि डेजर्ट जो होता है वो बिल्कुल ड्राई यानी खुश्क होता है, उसके बरक्स सी जो होता है, सी इज वेट, क्योंकि वो पानी होता है इसलिए वो वेट यानी गीला होता है। ड्राई एंड वेट, दीज टू अपोजिट वर्ड्स आर डिस्क्राइब्ड हियर। आगे है, स्क्वायर एज अ हाउस, राउंड एज अ पी, है ना। घर जो होते हैं वो घर की दीवारें बिल्कुल सीधी सीधी उठाई जाती हैं, और इसीलिए उसे स्क्वायर कहा हुआ है कि मुरब्बे की शक्ल का है, चौकोन है। राउंड एज अ पी, पी कहते हैं मटर के दानों को। तो मटर के जो दाने होते हैं वो राउंड होते हैं, जबकि घर जो होता है, घर स्क्वायर शेप में होता है, उसकी दीवारें सीधी सीधी उठी हुई होती हैं। आगे बढ़ते हैं, कूल एज अ केओ, वार्म एज टोस्ट।
कूल एज अ केव। केव कहते हैं गार को, जो इस तरह से एक घर होता है जंगली जानवरों के लिए, जंगल के दरमियान, दरख्तों के दरमियान, तो वो बहुत कूल होता है, ठंडा होता है। उसके बरक्स वार्म, वार्म एज अ टोस्ट। देखिए ये जो टोस्ट इस तरह से बनाया जाता है वो बिल्कुल गर्मा गर्म टोस्ट होते हैं। तो कूल एंड वार्म, ये दो अपोजिट वर्ड्स को यहाँ पर यूज करते हुए दो चीजों को कंपेयर किया। आगे है नॉइजी एज अ रोड ड्रिल, नॉइजी एज अ रोड ड्रिल, क्वाइट एज अ घोस्ट। नॉइजी एज अ रोड ड्रिल, कि रोड ड्रिल जब हो रहा होता है यानी रोड को जब खोदा जा रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा सिचुएशन होती है, नॉइजी होती है, यानी शोर शराबे वाली हालत होती है। जबकि घोस्ट जो होता है वो बिल्कुल क्वाइट यानी खामोश जगहों पर रहता है, खामोशी से आकर अपना काम करता है। सो नॉइजी एज अ रोड ड्रिल, है ना। देखिए यहाँ पर नॉइजी और क्वाइट ये दोनों अपोजिट वर्ड्स यूज किए गए हैं और उसके इन दोनों को यूज किया हुआ है ड्रिल और घोस्ट के साथ। तो नॉइजी एज अ रोड ड्रिल एंड क्वाइट एज अ घोस्ट, जिस तरह से कोई घोस्ट यानी भूत खामोशी से आता है और रोड की ड्रिल जो होती है वो बहुत नॉइजी होती है। आगे फिर से दो अपोजिट चीजों को बताया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वीक एज अ किटन। स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, कि ऑक्स यानी जो गाय का बछड़ा होता है, जो बुल होता है, यंग बुल को ऑक्स कहते हैं, तो वो बहुत स्ट्रांग होता है। उसके बरक्स जो बिल्ली के बच्चे होते हैं वो बहुत ही वीक यानी कमजोर होते हैं। तो अपोजिट दो अपोजिट चीजों को कंपेयर किया हुआ है स्ट्रांग एंड वीक के जरिए से। तो स्ट्रांग एज एन ऑक्स एंड वीक एज किटन। आगे बढ़ते हैं, हार्ड एज अ रॉक, हार्ड एज अ रॉक, सॉफ्ट एज अ मिटन। रॉक यानी पहाड़ या पथरीली जमीन का ये ऊंचे जो इलाका होता है, चट्टाने, वो बहुत हार्ड होते हैं। और उसके बाद कंपेयर किया हुआ है मिटन से। मिटन कहते हैं हाथ के दस्तानों को, खास करके जो ऊन के बने हुए सर्दी के दिनों में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सॉफ्ट एज अ मिटन, जो कि बहुत सॉफ्ट और नर्म मुलायम होते हैं। तो हार्ड, सॉफ्ट, ये दो अपोजिट चीजों को कंपेयर किया हुआ है। देन डार्क एज अ टनल, लाइट एज द मून। टनल एंड मून, टनल यानी जो इस तरह के सुरंग होती है जो कि डार्क होती है, जहां पर अंधेरा छाया हुआ होता है। तो डार्क एज अ टनल, लाइट एज द मून, है ना। टनल जहां पर हमेशा डार्क यानी अंधेरा होता है, जबकि लाइट एज द मून, चांद जो होता है वो हमेशा रोशन होता है, चमकदार होता है। तो डार्क, लाइट, ये दोनों अपोजिट्स को कंपेयर किया हुआ है। आगे है नाइट टाइम, मिडनाइट, डे टाइम, नून, है ना। नाइट रात का जो वक्त होता है, रात में जब 12 बजते हैं तो हम उसे मिडनाइट कहते हैं, और नाइट का अपोजिट होता है डे। डे में जब 12 बजते हैं तो उस वक्त को नून कहा जाता है। तो मिडनाइट, नून, इन दो चीजों से डे और नाइट को कंपेयर किया हुआ है कि रात के वक्त जब 12 बजते हैं दैट इज कॉल्ड मिडनाइट, और दिन में जब 12 बजते हैं तो उसे नून कहते हैं। आगे है टॉल एज अ जायंट, शॉर्ट एज एन एल्फ, है ना। कद बता रहे हैं, टॉल, शॉर्ट, के दो तरह से लोग होते हैं। एक तो इतने टॉल होते हैं कि दूसरों को देखने में दुश्वारी होती है, और एल्फ जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो सही से नजर भी नहीं आते। तो टॉल एज अ जायंट, शॉर्ट एज एन एल्फ। Crooked as a mountain path, straight as a shelf.
क्रूक्ड एज अ माउंटेन पाथ, जैसा कि देखिए यहाँ पिक्चर में हमें नजर आ रहा है, ये जो रास्ता है कितना मोड़ वाला है, तो ऐसे रास्ते को क्रूक्ड कहते हैं कि कितना घुमाव वाला रास्ता है। जबकि उसके कंपेयर में जो शेल्फ बना हुआ है, शेल्फ यानी ये जो शोकेस नजर आ रहा है जिस तरीके से कबर्ड जैसा होता है उसे शेल्फ कहते हैं, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होता है ना। तो क्रूक्ड यानी टेढ़ा मेढ़ा और स्ट्रेट यानी बिल्कुल सीधा, और इन दोनों वर्ड्स के साथ कंपेयर किया हुआ है माउंटेन पाथ एंड शेल्फ को। देन लास्ट की दो लाइन्स हैं, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपोजिट्स सो थिंक ऑफ सम योरसेल्फ। देखिए यहाँ पर हर चीज में एक एक कंपेयर किया हुआ है ना। जैसे अगर हम गौर करें, शुरू में पहले रफ्तार दी हुई है, फिर उसके बारे में साइज के बारे में दिया हुआ है, उसका टेम्परेचर कितना है वो बताया गया है, हाइट को समझाने की कोशिश की गई है, लाइट एंड डार्क को समझाने की कोशिश की गई है। यानी हर जगह पर दो तरह से चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर लास्ट में पूछ रहे हैं थिंक ऑफ सम योरसेल्फ, तुम क्या हो, यानी या तो तुम अच्छे स्टूडेंट हो या फिर तुम बुरे स्टूडेंट हो। स्टूडेंट अच्छे और बुरे होते हैं कि जो स्टूडेंट सही से स्टडीज कर रहा है दैट इज अ गुड स्टूडेंट, और जो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं कर रहा है दैट कैन बी अ बैड स्टूडेंट। तो इस तरह हमें कह रहे हैं कि थिंक ऑफ योरसेल्फ, अपने आप पर गौर करो कि आप किन लोगों में शामिल हैं, अच्छे लोगों में या फिर बुरे लोगों में। तो थिंक ऑफ योरसेल्फ। तो ये थी हमारी पोएम जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह पोएट ने मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स आप अपने बुक में सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। एप्रिसिएशन में जैसा कि इससे पहले भी हमने कहा कि उसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कोई 5 पॉइंट पूछे जाने हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है टाइटल ऑफ द पोएम। तो अभी जो हम पोएम पढ़ रहे थे उसका टाइटल तो हमने शुरू में ही देखा, टाइटल ऑफ द पोएम है कंपैरिजंस। टाइटल के बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है ऑथर या पोएट। तो पोएट का नाम या ऑथर का नाम लास्ट में लिखा होता है, यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ था एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है पोएट इज अननोन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है राइम स्कीम। राइम स्कीम का मतलब होता है राइमिंग वर्ड्स किस तरतीब से पोएम में आ रहे थे, क्या हर 2 लाइन में राइमिंग वर्ड्स थे या एक लाइन छोड़कर था या 2 लाइन छोड़कर था, किस तरीके से था। तो राइम स्कीम के बारे में अगर हम गौर करें तो यहाँ पर शुरू के अगर हम 2 लाइंस को देखें, 4 लाइन को देखें तो उसमें A B C B इस तरह से राइम वर्ड्स यूज हो रहे थे, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट अगर 6 लाइन्स अगर हम देखें तो उन फर्स्ट 6 लाइन्स में हमें राइम स्कीम क्या मिल रहा है, फास्ट एज ए स्पेसशिप, slow as a snail, big as dinosaur, small as a nail। ठीक है, अगर इसमें हम देखें तो फर्स्ट 3 लाइंस जो मतलब फर्स्ट लाइन को हम A, दूसरी लाइन को B, तीसरी लाइन को C और चौथी लाइन चूंकि वापस से सेकंड लाइन को राइम हो रहा है इसलिए उसे हम फिर से B लिखेंगे। तो हमारी इन 4 लाइंस का स्टांजा पर अगर हम लेते हैं तो उसमें राइम स्कीम बन जाता है A B C B इस तरह से। ओके, और इसी तरह इसको हम राइम कहते हैं। आगे है आगे अब यहाँ पर चौथा जो पॉइंट होता है उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। चेंजेस इस तरह से कि उसमें कई सारी बातें पूछी जा सकती है, जिससे उसमें पूछा जा सकता है फिगर्स ऑफ स्पीच इन द पोएम। तो फिगर्स ऑफ स्पीच में हम यहाँ पर देख रहे हैं हर लाइन में वर्ड यूज किया हुआ है एज का यूज करते हुए चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। जब किसी भी 2 चीजों को एज लगाकर
कंपेयर किया जाएगा तो उसे कहते हैं सिमिली। इसी तरह कहीं कहीं पर हम देख रहे थे एलिट्रेशन भी यूज किया हुआ है, जहां पर दो वर्ड्स सेम लेटर से शुरू हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम फर्स्ट 4 लाइन्स में देखें तो स्लो स्नेल, स्लो एंड स्नेल दोनों एस से शुरू हो रहे हैं। इसी तरह आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम ये देख सकते हैं, जैसे ड्राई डेजर्ट, ड्राई डेजर्ट ये भी एक एग्जाम्पल होती है एलिट्रेशन की, जहां पर दो लेटर्स, दो वर्ड्स एक ही लेटर से शुरू हो रहे हैं। एंड कूल एंड केव ये भी उसी की एग्जाम्पल है। आगे और देखें तो और भी कुछ एग्जाम्पल्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे फिगर्स ऑफ स्पीच। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है थीम या सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज गिवन इन द लास्ट but one line of the poem. The poem celebrates the diversity in the universe. The poem also reminds us that all the sorts of people and things are needed to make our world beautiful. Okay, so ये 5 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा कभी कभी एक पॉइंट बढ़ जाता है कि डू यू लाइक पोएम, वाई, तो उसका आंसर आपको लिखना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यस आई लाइक द पोएम, दिस पोएम is made me think for the first time the extreme diversity in the world around me. I think the poem helped me to looking at the world around me in a different light. इस तरह से ये हमारा हो जाता है appreciation of the poem। बच्चों, यहाँ पर ये वीडियो आप BMC एजुकेशन उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 9 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। इसके अलावा रोजाना सुबह 8 बजे से 11 बजे तक इसी YouTube चैनल पर हमारे लाइव लेक्चर्स होते हैं। आप उसमें टाइम टेबल के हिसाब से शिरकत कीजिए और अपना एजुकेशन जारी रखिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।